जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो ये तय हुआ कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया पाकिस्तान में चले जाएगा और बांग्लादेश भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। अब हम सबको लगता है कि 1947 में पार्टीशन हुआ, जबकि ब्रिटिशर्स ने बांग्लादेश को 1905 में ही इंडिया से अलग कर दिया था। और सही बात यह है कि ब्रिटिशर्स जिस जगह भी गए हैं उस जगह को उन्हें बर्बाद किया है, लोगों को अलग किया है और वहाँ से कैसे करके लोगों को एक दूसरे से भड़काया गया है। अब अंग्रेज इतने समझदार थे, इनको पता था कि अगर दोनों देशों को आर्मी दे दी तो कुछ ना कुछ करके ये पार्टीशन रोक लेंगे। या तो दोनों में से जो भी पावरफुल होगा वो दूसरे एरिया को कब्जा लेगा या फिर कुछ भी करके ये पार्टीशन रोक देंगे। तो ऐसे में अब दोनों देशों को आर्मी दी नहीं। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज के कश्मीर में पीओके वाले एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया। उस टाइम इंडिया में जनरल बुचर हुआ करते थे, तो जब इंडिया गए और जब जनरल बुचर को बोला कि ऐसा ऐसा पाकिस्तान ने किया है, तो उन्होंने बोला कि ये तो आतंकवादियों ने करा है और आतंकवादियों का ना तो कोई मजहब होता है ना ही उनका कोई देश होता है। जबकि सच क्या था ये हम सबको पता है। इस बात को समझो कि पाकिस्तान कितनी पार्शलिटी करता था बांग्लादेश के साथ। वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में जब सब लोगों ने वोट दिया तो मुजीबुर रहमान जीते। जब मुजीबुर रहमान जीते एज अ पीएम कैंडिडेट और वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो इस बात को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाए कि बंगाली कैसे हमारा पीएम बन सकते हैं। अब बांग्लादेश में ना इस बात को लेके बहुत विद्रोह हुआ। बांग्लादेशी ने कहा कि जब आप लोग हमारे को पाकिस्तानी मानते ही नहीं हो तो हम विद्रोह कर देते, ना ही जो हमने जिस कैंडिडेट को जिताया ना ही तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे विद्रोह हो गया, वहाँ पे लोगों के बीच में बहुत आक्रोश हो गया। तो ऐसे में वहाँ की पाकिस्तान आर्मी ने जितना गलत हो सकता है वो सब गलत किया उधर बांग्लादेश में। पाकिस्तान आर्मी अपने जनरल याया खान के पास गई और उनको इन्फॉर्म किया कि बांग्लादेश में बहुत लोग विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि हमने उनके लोगों का पीएम एक्सेप्ट नहीं किया है। तो याया खान ने ना उनको ये बात बोली कि एक काम करो, तुम बांग्लादेश जाओ, वहाँ पे जितनी भी औरतें उनका शोषण करो, जिससे अब जो अगली पीढ़ी होगी वो पाकिस्तानी होगी, वो मुस्लिम होगी। Women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with a child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. 30,000 लड़कियों का शोषण किया था। प्रॉपर कैंप बिठाए थे, वहाँ पे लड़कियों को सेग्रीगेट किया था थ्रू देयर एज। ऐसे नहीं कि जब दिल्ली में कैंप हुआ था कि लोगों के नाम और वो सब कुछ, उनको बाय एज सेग्रीगेट किया था कि जो 45 की अलग, 25 की अलग, 30 की अलग। 30,000। ऐसे में बांग्लादेश के लोग इंदिरा गांधी के पास आए थे हेल्प के लिए। तो इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ उस टाइम के जनरल से ये बात करी कि क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में, क्या हम वॉर कर सकते हैं। तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि मैम अभी रुक जाइए, अभी हम इतने प्रिपेयर नहीं हैं। बट ये खबर लीक हो गई पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान को एक खबर लग गई। अब इंदिरा गांधी को ये बात पता चल चुकी थी, तो हमने पहले ही रशिया को ये बता दिया था कि देखिए पाकिस्तान चाइना से मदद मांगेगा और अगर आप वॉर के बीच में रशिया आ जाएगा तो चाइना नहीं आएगा। ऐसे में जब पाकिस्तान को ये बात पता चली तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका से कांटेक्ट किया। पाकिस्तान ने ना एक गलती कर दी, पाकिस्तान ने राजस्थान पे अटैक कर दिया। तो जब इंडिया पे पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमें एक रीज़न मिल गया। ये तो सेम बात हो गई जैसे इसराइल ने किया गाज़ा पे, क्योंकि पहले उन्होंने अटैक किया था। तो अब हम जस्टिफाइड हो गए कि अब हम वॉर कर सकते हैं। देखिए, जब खुद की आर्मी ही खुद ही के लोग शोषण कर रही हो तो जो उनके मम्मी पापा, जो उनके भाई बहन, वो चुप नहीं बैठेंगे। उन लोगों ने हथियार उठा लिए अपने हाथ में और उधर से चालू हुई मुफ्ती वहीनी। इंडियन आर्मी ने मुफ्ती वहीनी को वेपन्स दिए और बोला आओ अब साथ में लड़ते हैं। इस बीच में ना पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले थे कि आप आगरा पे अटैक कर दो और जो ताजमहल है उसको उड़ा दो। आप इस बात को ऐसे समझो कि जब उनकी एयरफोर्स आई आगरा में, क्योंकि हमने ताजमहल को ब्लैकआउट कर दिया, उनको आगरा में ताजमहल तक नहीं मिला। अब बताओ, ऐसी तो इनकी एयरफोर्स है। जब इंडियन आर्मी बांग्लादेश में गई तो मुफ्ती वहीनी ने बहुत हेल्प किया। उन्हें गली में जा जाके ना सर बताया कि सर देख लिए ये जगह है जहाँ पे अभी इनके गवर्नर है, ये जगह है जहाँ पे इनके कमांडर है, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ। उसी बीच में ना पाकिस्तान के गवर्नर भी थे उधर। अब एयरफोर्स ने पहले उनको चेतावनी दे दी थी कि देखिए चाचा चले जाइए, यहाँ से सरेंडर कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बोला नहीं करेंगे सरेंडर। तो इतनी देर में वो मैस गए खाना खाने के लिए, ऊपर से हमारी एयरफोर्स ने उनका घर उड़ा दिया और वो ऐसा डरे कि खेतों में भाग गए। अब यहाँ पे हम सोच रहे कि भाई सरेंडर कर देता, भागा क्यों। बात ऐसी थी कि तीनों ओर से अटैक चल रहा था। ऊपर से हमारी एयरफोर्स अटैक कर रही थी, नीचे से हमारी आर्मी अटैक कर रही थी और पानी से हमारी नेवी अटैक कर रही थी। तो तीनों ओर से घेर लिया था। अब पाकिस्तान ने ना दिमाग लगाया। पाकिस्तान ने बोला कि यार देखो, अब इंडियन आर्मी से जीत नहीं सकते बांग्लादेश में,
एक काम करते हैं, अपन ना जैसलमेर पे अटैक करते हैं। जैसलमेर में सिर्फ 120 जवान हैं, कहीं से उनको ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई। उन्होंने बोला कि यार रात को ना जैसलमेर पे अटैक करते हैं, इस बहाने क्या होगा कि हम जब जैसलमेर को कब्जा लेंगे तो हम एक्सचेंज कर लेंगे कि आप हमारे को बांग्लादेश दो तो हमको ये वाला एरिया देते हैं। बस उनको ये नहीं पता था कि वो 120 सोल्जर सिख सोल्जर है और उनके मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। देखिए दिल्ली से ना ऑर्डर आ गए थे कि देखो इतने सारे सोल्जर से आप नहीं लड़ सकते हो क्योंकि वो है 6000 और आप उसे 120, आप पीछे हट जाओ, अब अगर आप लड़ोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तब कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक बात बोली, 1.25 लाख से एक लड़ावा ते गोविंद सिंह नाम कमावा। सामने अगर 1.25 लाख की फोर्स खड़ी हो और कोई अगर एक जना भी डट के खड़ा हो तो समझ लेना कि वो गुरु गोविंद जी का स्टूडेंट है। देखिए दिल्ली से ऑर्डर आ गए थे कि आप हट सकते हो क्योंकि 6000 लोगों से लड़ना, वो भी सिर्फ 120, वॉज नॉट ईजी। हमारी आर्मी ने ये मंजूर नहीं माना। उनने सोचा कि एक काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम माइंस बहुत कम थी इनके पास, तो इनने एक काम किया, इनने आगे आगे माइंस लगा दिए और पीछे टिफ़िन, स्टील के जो टिफ़िन होते हैं जिनमें हम खाना खाते हैं वो लगा दिए। तो जैसे ही जब पाकिस्तान की आर्मी थोड़ा आगे बढ़ी तो एकदम से उनके टैंक उड़े। उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ, तो वो माइंस के चक्कर में उनके टैंक उड़ गए। अब हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि वो रात को अटैक कर पाए, तो उनने ये ऑर्डर्स दिए थे हमारी आर्मी को कि आप बस रात तक संभाल लो, सुबह हम संभाल लेंगे। पाकिस्तान आर्मी को पूरी रात इसी में लग गया, बस वो टिफ़िन निकालते निकालते, और उनमें इतनी सी अक्ल नहीं कि वो टिफ़िन निकाल के एक बार देख ले भाई क्या है, क्योंकि डर इतना था कि कल को फट ना जाए। जब सुबह हुई तो इंडियन एयरफोर्स ने जो हालत करी पाकिस्तान की, ऑन रिकॉर्ड ये बात है उनके जनरल की, उन्होंने बोला कि साहब इंडिया एयरफोर्स हमारे मधुमक्खियों की जैसे पीछे पड़ गई है और इन खबीस की वजह से हमें हमारे टैंक छोड़ने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान हमें खबीस बुलाता है, काफिर बुलाता है और बहुत सारे नामों से बुलाता है। मैं कह रहा हूँ बस एक बार पापा बोल दे, सब चीज़ें ख़त्म, अपना लेंगे तुमको फिर हम। मुझे ना ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान काफिर क्यों बोलता है। अरे जब आपकी लड़ाई ज़मीन की है तो फिर धर्म की लड़ाई क्यों करते हो। पाकिस्तान को ये लगता है कि हम जितना धर्म 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 करेंगे उतना यहाँ की जो इंडिया मुस्लिम है उनके साथ देगी। इनको ये नहीं पता उल्टी ज़्यादा गालियाँ पड़ती है इनको इंडिया मुस्लिम से। पाकिस्तान का ऐसा मनोबल टूटा जैसलमेर में, 6000 लोग 120 जवान से नहीं जीत पाए, अपने टैंक छोड़ छोड़ के भागे। आज भी अगर आप जैसलमेर में जाओगे तो आपको बहुत सारे टैंक मिलेंगे पाकिस्तान के। अब रही बात बांग्लादेश की, इंडियन आर्मी मस्त धो रही थी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को खाने की कमी आ गई। अब खाने की जब कमी आई तो बंगाली तो उनको खाना दे नहीं रहे थे और नीचे से हमने नेवल ब्लॉक कर रखा था। पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया। पाकिस्तान के पास ना उस टाइम एक PNS गाजी होती थी, उस टाइम की सबसे एडवांस सबमरीन। पानी के नीचे चलने के कारण ना तो उसको ट्रेस कर सकते थे और उसके पास इतनी एडवांस मिसाइल्स थी जो बहुत दूर से सीधा अटैक कर सकती है। उन्हें प्लान बनाया कि हमारे विक्रांत को अटैक करें। विक्रांत उस टाइम का सबसे बड़ा शिप था, 1 किलोमीटर लंबा था। आप इस हिसाब से समझो कि जो भी हमारे फाइटर प्लेन जाते थे बांग्लादेश, वो वापस से रिफ्यूल करने के लिए विक्रांत के पास आते थे क्योंकि उसके ऊपर एयरपोर्ट बन रखा था। ये सच बात है कि अगर विक्रांत पे अटैक होता तो हमें बहुत दिक्कत आती है उस लड़ाई में। इंडियन नेवी ने ना एक दिमाग लगाया, उनने यह अफवाह उड़ा दी कि विशाखापट्टनम पोर्ट पे विक्रांत आ रहा है क्योंकि विक्रांत को जरूरत है रॉ मटेरियल खाने वाने की, क्योंकि एट अ टाइम विक्रांत पे 5000 सैनिक होते हैं। 5000 सैनिक अगर 3 टाइम का खाना भी खाएंगे तो 15000 लोगों का खाना बनेगा। 1.5 लाख लोगों का राशन चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया उधर कि 40 ट्रक आलू के चाहिए, 2 ट्रक अंडे के चाहिए, और ऐसे पूरे विशाखापट्टनम पोर्ट पे अफवाह उड़ गई। अब वहां पे कोई उनका जासूस पाकिस्तान का फोन कर गया कि सर ऐसा है कि विशाखापट्टनम पोर्ट पे विक्रांत आ रहा है। अब PNS गाजी को हराने की क्षमता एक ही शिप में थी और वो था INS राजपूत, और INS राजपूत विशाखापट्टनम पोर्ट पे ठीक होने के लिए आया था। तो ये अफवाह उड़ा दी थी कि भाई विक्रांत आ रहा है, जबकि था INS राजपूत। तो जब PNS गाजी आया ये सोच के कि विक्रांत को अटैक करेंगे और उनको मिला INS राजपूत, तो PNS गाजी की वो हालत हुई जिसकी कोई हद नहीं, उसको पूरा तबाह कर दिया। जब PNS गाजी को हराया तो उधर से US का फोन आया कि यार तुमने हमारी सबसे एडवांस सबमरीन को हरा दिया। मतलब ऐसा क्या किया इंडिया ने कि हमारी जो सबसे बेस्ट एडवांस सबमरीन है जो हमने तुम्हें दी थी पाकिस्तान को, तुमने उससे भी जीत नहीं पाए। अब उधर हमारा INS विक्रांत फुल फ्लेजेड अटैक कर रहा था बांग्लादेश पे। इधर पाकिस्तान में समस्या, पाकिस्तान ने बोला यार अब तो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया अमेरिका को, पाकिस्तान ने US को बोला कि बस इस बार बचा लीजिए, इसके बाद बांग्लादेश वाला एरिया हम आपको दे देंगे, इससे आप चाइना को संभाल सकते हो, इंडिया को संभाल सकते हो, कुछ भी मिलिट्री एक्टिविटी कर सकते हो। अब इस लालच में US ने अपनी तैयारी कर ली
यूएस उधर से 7th फ्लीट मतलब पूरे ग्रुप में आया था। ऐसे करके 7 शिप्स थी, जिसमें एक शिप में खाना था, एक शिप में प्रॉपर हॉस्पिटल था, एक शिप में सारी मिसाइल्स थी। ऐसे करके इन्हें इंडिया पे अटैक करने की तैयारी करी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यूएस अपने साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी लेकर आया था। आप सोच रहे हो, मतलब भारत को तबाह करने के लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक भी यूज कर रहे थे। ऐसे में इंदिरा गांधी ने रशिया से कांटेक्ट किया और रशिया को बोला कि बस इस बार बचा लीजिए। रशिया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको बांग्लादेश में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उन्होंने नहीं नहीं, उधर का हमने सब कुछ कर लिया है। रशिया ने अपनी 40th फ्लीट बैटल शिप्स को तैयार कर लिया। उधर से वो 40th फ्लीट रशिया लेकर आ गया। यूएस नेवी जब तक आती तब तक रशिया की नेवी इंडियन ओशन में आ गई थी और इंडियन ओशन में रशिया की नेवी ने प्रॉपर ऑटोमेटेड मिसाइल्स लगा दी थी। इसका मतलब ये है कि अगर 400 किलोमीटर के अंदर अगर यूएस की नेवी आ गई तो उसको ऑटोमेटिकली मिसाइल्स उड़ा देगी। क्या यूएस अकेला नहीं आया था, यूएस के साथ यूके भी आया था। तो यूके ने जब देखा कि यार रशिया तो इंडियन ओशन में आ गया है, यूके ने अपने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और बोला कि सर वी आर टू लेट। यूएस ने बोला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, हमने 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हैं। तो रशिया ने जवाब दिया कि देखो गिनती तो हमने भी करी थी, 200 तक गिनती करी थी, उसके बाद अब कितने आ गए हमें पता नहीं है। अब जब यूएस को पता चल गया कि हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, बांग्लादेश में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर किया। अपने सारे बैच हटा के अपने वेपन्स नीचे ज़मीन पर रख के सरेंडर किया। 93,000 सोल्जर का सरेंडर ये सबसे बड़ा सरेंडर है पूरी दुनिया में और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। हमारे भारत ने ये लिखवाया पाकिस्तान से कि लिखो कि बांग्लादेश तुम्हारा नहीं है। पाकिस्तान ने लिखा कि ठीक है बांग्लादेश हमारा नहीं है। फिर हमने बोला कि जो आपने मुजबिर रहमान को अरेस्ट कर रखा है उनको रिलीज करो। इधर पाकिस्तान ने ना अपनी एक नीच हरकत करी, ने ना इधर कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और मुजबिर रहमान पे अटैक करा दिया, जिससे मुजबिर रहमान की हत्या हो गई। अब यूएस ना कंटिन्यूसली इंडिया पे प्रेशर डाल रहा था और उधर रशिया भी कह रहा था कि प्लीज आप जल्दी करिए क्योंकि हमें आगे भी जाना है, आगे भी लड़ना है। तो ऐसे में ना मानिक शाह इंदिरा गांधी के पास गए। उन्होंने बोला कि मैम एक काम करते, लगे हाथ पीओके वाले एरिया पे भी कुछ ना कुछ कर देते। तब इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं, अगर रशिया की शिप्स वापस चली गई तो यूएस हम पे हावी हो जाएगा और उनको संभालना फिर मुश्किल है। तय ये हुआ कि जो 93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया था उनको हम वापस दे देंगे पाकिस्तान को। पर हमने एक अग्रीमेंट कराया, उसका नाम था शिमला अग्रीमेंट, जिसमें हमने लिखवाया कि अगली बार से जब भी पाकिस्तान या फिर इंडिया की कुछ भी लड़ाई होगी तो वो दोनों खुद बैठ के सुलटाएंगे इसको, ना कि कोई तीसरा आदमी आएगा। जब भी पाकिस्तान जाता है यूएन में कश्मीर के मैटर को लेके तो इंडिया यही बोलता है कि शिमला अग्रीमेंट के हिसाब से हम दोनों इस पे बात करेंगे। और देखो बात सिंपल सी क्लियर है, जब भी बाप और बेटा बात करेगा तो बाप की सुनी जाएगी। तो जब भी इंडिया और पाकिस्तान बैठेगा तो सुनी तो इंडिया की जाएगी। इतनी शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने ये पूरा मैटर अपनी हिस्ट्री बुक्स में से गायब कर रखा है। तो वहाँ के बच्चे जब भी हिस्ट्री बुक्स पढ़ते तो उनको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। आप मुझे एक बात बताइए, खुद की आर्मी अगर खुद के लोगों के साथ ऐसा कर सकती है, अगर ये लोग अपने खुद के नहीं है तो फिर हमारे कैसे होंगे। इन्हीं सब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ और बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुटकारा मिला। अब अगर भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगी है बट मज़ा आया। अब देखते क्या होता है वीडियो का, मज़ा बहुत आया भाई।